मैंने कहीं पर जोयस्ती की कुछ पंक्तियाँ पढ़ी थी। इतिहास के लोग प्रेम को बस पढ़ पाते हैं, वे खोदते रहते हैं परत दर परत किताबों को। वे संसार के सारे अभिलेखों को पढ़ डालते हैं, सारे महापुरुषों को याद कर लेते हैं, सारे ग्रंथों का संग्रहालय बना लेते हैं, लेकिन प्रेम को महसूस करना इन्हें नहीं आता है। महसूस करना हो प्रेम को, सारे संसार से लेकर कण कण में तुम भूगोल पढ़ना। इतिहास प्रेम ग्रंथ हो सकता है, लेकिन भूगोल शाश्वत प्रेम है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। दिस इज आवर फर्स्ट एपिसोड ऑफ क्लास 11th ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1 ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन, भूगोल एक विषय के रूप में। आपने भूगोल को एक सब्जेक्ट के तौर पर चूज किया है। इसी के साथ आप अपना सफ़र जारी रखना चाहेंगे और जारी रखेंगे। ये सिर्फ 11th या 12th क्लास की बात नहीं है कि आप ज्योग्राफी के साथ रहेंगे, क्योंकि एज ए सब्जेक्ट जब हम 11th क्लास में लेते हैं तो इसका मतलब होता है हम पूरी लाइफ उसी सब्जेक्ट के साथ जीने वाले हैं। और कोई भी सब्जेक्ट जब हम पढ़ना शुरू करते हैं, बहुत ज़रूरी होता है कि हम उस सब्जेक्ट के बारे में जानें कि वो है क्या। तो ये पहला जो हमारा चैप्टर है 11th क्लास का, उसमें हम यही सब कुछ जानेंगे। बहुत आसान सा चैप्टर कंसेप्ट रहने वाला है। हो सकता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं हो, इसको आप स्किप कर पाओ उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो, लेकिन हमें अगर कंसेप्ट क्लियर करना है तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आज का हमारा ये एपिसोड और ये चैप्टर। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले वो जान लेते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी क्यों पढ़नी चाहिए। सबसे पहले तो यही बात करेंगे कि ज्योग्राफी पढ़ें क्यों, भूगोल पढ़ने की हमें आवश्यकता क्या है, क्या कुछ हम जानेंगे भूगोल पढ़ के। फिर हम बात करेंगे भूगोल है क्या, भूगोल की कुछ परिभाषाएं भी हम जानेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। भूगोल की मुख्य शाखाएं कौन सी होती है, भूगोल की प्रकृति या नेचर और स्कोप क्या है, यानी भूगोल में हम पढ़ेंगे क्या। फिर हम बात करेंगे कि भूगोल एक मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, बहुत मेलजोल वाला सब्जेक्ट है। जो हम वर्ड यूज करते हैं सोशल होना, तो ज्योग्राफी सोशल सब्जेक्ट है, मिलजुल के रहता है बहुत सारे सब्जेक्टों के साथ। तो हम वो भी पढ़ेंगे, समझेंगे कि भूगोल का बाकी विषयों के साथ क्या संबंध है। और अंत में हम बात करेंगे भौतिक भूगोल की। भौतिक भूगोल है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। भौतिक भूगोल की इसलिए बात करेंगे क्योंकि हम पूरी 11th क्लास में फिजिकल जियोग्राफी पढ़ने वाले हैं, और जो 12th क्लास होगी उसमें आप ह्यूमन जियोग्राफी को पढ़ोगे। तो इसलिए पूरा जो फोकस रहेगा वो फिजिकल जियोग्राफी के ऊपर रहेगा 11th क्लास में। चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे एपिसोड की। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमें भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए, हमें भूगोल का अध्ययन क्यों करना चाहिए, या यूं कहे कि भूगोल क्यों ज़रूरी है, कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो पहला जो बात आती है कि भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए, हम कहाँ रहते हैं, हम पृथ्वी की सतह पर रहते हैं, और जहाँ पर हम रहते हैं नेचुरली है, हमें जानकारी होनी चाहिए उसके आसपास के बारे में, वहाँ के पर्यावरण के बारे में। तो हमें वहाँ के बारे में, जहाँ हम रह रहे हैं जिस पृथ्वी के ऊपर, अगर हमें जानकारी प्राप्त करनी है तो हमें भूगोल पढ़ना आवश्यक है। दूसरा आधारभूत भौतिक कारक हैं। आधारभूत भौतिक कारक जैसे अपने आसपास हम देखते हैं, वो कारक हमारे रोज़मर्रा के जीवन को प्रभावित करते हैं। हमारा खान पान, हमारा पहनावा, आसपास की फसलें, सब कुछ प्रभावित होती है आसपास के जिन कारकों से। जैसे पृथ्वी और सूर्य के संबंध आसपास का भौतिक कारक है, जल चक्र, जलवायु, महासागरीय धाराएं, ये सब कुछ आसपास के भौतिक कारक है जो हमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित करते हैं। तो इनको समझने के लिए भी हमें भूगोल पढ़ना चाहिए। अगर इनको हम और ज़्यादा समझेंगे तो आपदाओं के प्रभाव को कम करने में हमें मदद मिलेगी, हम और ज़्यादा बेहतर तरीके से ऑब्जर्व कर पाएंगे इनको, और भविष्य के लिए कुछ अनुमान भी लगा पाएंगे। तो उसके लिए भी हमें भूगोल पढ़ना चाहिए। तीसरा है, हमारी ये जो दुनिया है ये आपस में एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। बहुत सारे कारक हैं जो आपस में जोड़े हुए हैं, और यहाँ पर अगर हमें बहुत अधिक अच्छे तरीके से कार्य करना है, हमें स्थानों की अवस्थिति के बारे में जानना है, उन स्थानों की भौतिक और सांस्कृतिक विशेषताओं को अगर जानना है, क्योंकि तभी हम इंटरडिपेंडेंट है। हमें अगर ये पता होगा कि रशिया या यूएसए है, या ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट है, या यूरोप कंटिनेंट है, अफ्रीका कंटिनेंट, वहाँ कैसी जलवायु है,
वहाँ पे किस चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है, कहाँ पर है ये। तो ये हमें हमारी गतिविधियों को, व्यापार को, आपसी सांस्कृतिक संबंधों को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। तो ये कहाँ है, क्या है वहाँ, ये अगर जानना है तो हमें भूगोल का अध्ययन करना आवश्यक है। इसके साथ साथ जो भूतकाल के भूगोल को समझने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम भूगोल का अध्ययन करें कि भूतकाल में क्या था। उस भूतकाल को समझने के लिए कैसे भूगोल ने पास्ट में लोगों के विचारों को, उनके स्थानों को, उनके वातावरण को प्रभावित किया और उनके विकास करने में हेल्प की, वो भी अगर समझना है तो हमें भूगोल का अध्ययन करना आवश्यक है। यानी कि इतिहास है वो भी तब तक अधूरा है जब तक हम भूगोल को साथ लेके ना चलें। इसी के साथ अपने समुदाय, अपने समाज, अपने राज्य, अपने निवास स्थान, देश या पूरे विश्व की बात करें तो वहाँ का मानसिक मानचित्र विकसित करने के लिए भी हमें भूगोल का अध्ययन करना चाहिए। आप देखते हो कि कई सारे स्थान हैं, घटनाएं हैं, तो उसमें घटनाएं और स्थान आपने सुन लिया इटली में कोविड-19 है, काफ़ी ज़्यादा फैला। आपने सुना असम में ब्रह्मपुत्र नदी है, उसमें बाढ़ आ गई है। आपने सुना डोनाल्ड ट्रंप है, वो यूएसए के प्रेसिडेंट है। अब ये कहाँ है, ये अब कहाँ जानना है, वो जो क्वेश्चन मार्क आता है हमारे मन में, वो कहाँ हमें ज्योग्राफी बताता है, भूगोल बताता है। यानी हमें घटनाएं कहाँ घटित हो रही है या वो स्थान कहाँ पर है, उन सबको अगर जानना है तो उसके लिए हमें भूगोल का अध्ययन करना नितांत आवश्यक है। इसके साथ ही हमें मानव और भौतिक जो तंत्र है उनकी प्रक्रियाओं ने कैसे पृथ्वी की सतह को बदला, कैसे कभी इसको सिस्टमेटिक किया, व्यवस्थित किया, कभी कभी इसको पूरी तरीके से बदल दिया, यानी कैसे इसका निर्माण हुआ, किस तरीके से पृथ्वी बनी, किस तरीके से इसका विकास हुआ, किस तरीके से अन्य स्थलाकृतियाँ, मैदानों का, पर्वतों का या मरुस्थल का विकास होता है, ये सब कुछ अगर जानना है तो हमें भूगोल पढ़ना आवश्यक है। साथ ही साथ अंतरिक्ष, बहुत सारे रहस्य हैं अंतरिक्ष में। मिशन मंगल, मिशन मून लॉन्च किए जा रहे हैं। तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, वही तारे जिनको टूटता हुआ देख करके आप विश मांगते हो, वो तारे जो असंख्य है, जिनको कभी आपने गिनने का प्रयास किया है। उन सब के बारे में, अंतरिक्ष के बारे में हमें जो भी ज्ञान प्राप्त होता है वो हमें भूगोल के द्वारा प्राप्त होता है। तो अंतरिक्ष के बारे में जो घटने वाली घटनाएं उसको जानने के लिए भी भूगोल का अध्ययन है वो अनिवार्य है। इसके साथ साथ जो समय के साथ काफ़ी परिवर्तन हुए, पूरी पृथ्वी में हुए हैं और होते रहेंगे। अब ये परिवर्तन कैसे हुए हैं उनको समझना है, या इनके पीछे जो कारण है, किस कारण से ये बदलाव आते हैं, चाहे वो जलवायु में बदलाव हो, चाहे वो स्थलाकृति में बदलाव हो, वो सब कुछ बदलाव अगर समझना है तो हमें ज्योग्राफी का अध्ययन करना चाहिए, भूगोल को पढ़ना आवश्यक है। समाज के स्थानिक संगठन को समझने के लिए भी हर समाज है वो अलग तरीके से व्यवस्थित होता है, अलग तरीके से रहता है, और ये किस तरीके से वहाँ की संस्कृति, वहाँ की आर्थिक गतिविधियाँ हैं, संस्कृति और आर्थिक गतिविधियाँ दोनों लोगों और स्थानों के वितरण के क्रम में हमें दिखाई देती है कि कैसे वो फैले हुए, कहाँ पर वितरित है। अर्थात भौतिक भूगोल के कारकों का आर्थिक गतिविधियाँ और जनसंख्या के वितरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, हम उन शहरों स्थानों में क्यों रहते हैं जहाँ पर हम रह रहे हैं, हम क्या करें और जो करें वो क्यों करें। भूगोल का अध्ययन हमें इस बात का एक अच्छा सा आइडिया देता है कि ये शहर अगर यहाँ पर विकसित हुए तो क्यों विकसित हुए। कुछ शहर है बाकी शहरों की तुलना में आगे निकल गए हैं, बड़े शहर हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है, व्यापारिक केंद्र बन गए हैं, तो ये शहर क्यों बने हैं। अगर हमें ये सब कुछ भी जानना है तो हमें भूगोल का अध्ययन करना आवश्यक है। इसके साथ साथ जो स्थानीय और दुनिया भर में सभी स्थानों पर स्थानिक वितरण को पहचानने के लिए, जैसे आर्थिक क्रियाएं कहाँ पर की जा रही है, कैसे की जा रही है। कुछ देश विकसित है तो क्यों विकसित है, कुछ देशों में ग्रामीण जनसंख्या अधिक है तो क्यों अधिक है, कुछ देशों में शहरी जनसंख्या अधिक है तो क्यों अधिक है, उनको समझने के लिए, और साथ ही साथ लोगों और स्थानों की जो जटिल कनेक्टिविटी है उसको समझने के लिए हमें भूगोल का अध्ययन आवश्यक है। ये जटिल कनेक्टिविटी ही बताती है कि कुछ जनसंख्या विहीन प्रदेश हैं, कुछ इलाके हैं जहाँ जनसंख्या घनत्व बहुत कम है, कुछ में बहुत अधिक है, क्यों है, ये सब कुछ हमें बताएगा भूगोल।
भूगोल पर्यावरण और समाज के बीच संबंधों को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में हमें उपयुक्त निर्णय लेने में भी सक्षम बनाता है। यानी पर्यावरण है और समाज है, इनका संबंध है, उसी के ऊपर जीवन का सारा ताना बाना टिका होता है। इसके बारे में हम किस तरीके से उनका दोहन कर सकते हैं और कितना दोहन कर सकते हैं, यानी हमें अगर राइट डिसीजन लेना हो तो उसमें सक्षम बनाने में हमें भूगोल है वो मार्गदर्शन करता है। हम कुछ स्थानों पर क्यों नहीं रहते, भूगोल की समझ से हमें पता चलता है कि कौन से स्थान विकास के लिए आदर्श नहीं हैं, कौन से स्थान हैं जो विकास के लिए अच्छे हैं और कितने अच्छे हैं। ये सब कुछ यानी पर्यावरण और मानव के बीच में क्या संबंध है, कौन से कारक प्रभावित करें हमारे विकास को, कौन से हमें सहायता करें, कौन से अवरोध है, वो सब कुछ हमें भूगोल से पता चलता है। पृथ्वी है उसे हम मातृभूमि के रूप में मानते हैं क्योंकि हमारी सारी आवश्यकताएं हैं वो पृथ्वी से पूरी होती है, धरती से पूरी होती है। हम मातृभूमि है इसकी अगर हमें जानना हो कि क्यों हम इसे मातृभूमि मानते हैं, उसको अगर और अधिक हमें समझना है, यहाँ के संसाधनों को कैसे उपयोग किया जा सकता है, कैसे इनको हम मैनेज कर सकते हैं, कैसे हम सतत पोषणीय विकास की तरफ बढ़ सकते हैं, यानी पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हम विकास कर सकते हैं। ये जो कंसेप्ट हैं कि पृथ्वी की भी रक्षा करनी है क्योंकि परिवार का सदस्य है और हमें आगे भी बढ़ना है, ये हमें बताएगा भूगोल। वैश्विक आत्मनिर्भरता को समझने के लिए आपने देखा होगा ग्लोबल वार्मिंग के साथ साथ आपने ग्लोबलाइजेशन भी पढ़ा है। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, एक देश कुछ भी कर रहा है तो दूसरे देश में प्रभाव पड़ रहा है, पूरे विश्व में प्रभाव पड़ रहा है। यानी ऐसा नहीं होता कि हमारे देश में अगर पॉल्यूशन हो रहा है तो वो पाकिस्तान के बॉर्डर को क्रॉस नहीं करेगा, या पाकिस्तान में पॉल्यूशन हो रहा है तो हम वहाँ से परमिशन नहीं देंगे कि वीज़ा लेके आओ, ऐसा नहीं होने वाला। ऐसे हम आर्थिक गतिविधियों के लिए भी एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में एक देश में अगर मंदी आती है तो पूरा विश्व प्रभावित हो जाता है। तो ये अगर समझना है हमें कि कैसे हम एक दूसरे के ऊपर आत्मनिर्भर हैं, अगर हमें समझना है कि कैसे हम एक बेहतर वैश्विक नागरिक बन सकते हैं। यहाँ वैश्विक नागरिक बनने का मतलब है दूसरों को बेहतर तरीके से समझना और पृथ्वी की सीमाओं को जानना। दोनों ही जो ये जिम्मेवारियाँ हैं, इससे हम हमारे ग्रह को अधिक बेहतर बना सकते हैं। तो ये सब कुछ हमें समझना है कि हमारी एज ए सिटीजन क्या ड्यूटीज़ है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो हमें ज्योग्राफी पढ़नी चाहिए। यानी हमारे जितने भी सवाल है हमारे विकास से जुड़े हुए हैं, हमारे अस्तित्व से जुड़े हैं, उन सब का जवाब है सृष्टि, पृथ्वी, धरती। और भूगोल है वो पृथ्वी का विज्ञान है, धरती का विज्ञान है। तो ये था कि हमें भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए। मैंने काफ़ी सारे फैक्ट्स ले आए, तो आपको ज़रूरी नहीं कि सब याद करने, ज़रूरी है इनको समझना। तो बहुत सारी और चीज़ें भी है जिनको मैंने यहाँ पर नहीं डिस्कस किया, जिनको आप ऐड कर सकते हो। तो बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं, बहुत सारे लॉजिक है हमारे पास कि क्यों हमें भूगोल पढ़ना चाहिए। तो चलिए, हमने ये तो बात कर ली, तय कर लिया कि हमें भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए। बहुत सारे कारण हैं हमारे पास, एक और लंबी लिस्ट हो सकती है कि भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए। अब बात आती है कि भूगोल है क्या जिसको हम पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम जानते हैं कि भूगोल क्या है। भूगोल अगर एक लाइन में कहें, सबसे कम शब्दों में कहें तो भूगोल पृथ्वी का वर्णन है, भूगोल पृथ्वी का विज्ञान है। पृथ्वी के ऊपर जो कुछ भी है उसी का वर्णन भूगोल में किया जाता है, क्योंकि भूगोल पृथ्वी की भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विशेषताएं हैं, उनमें विविधता पाई जाती है, उनमें भिन्नता पाई जाती है। उन्हीं भिन्नताओं का अध्ययन है, विविधताओं का अध्ययन है हम भूगोल में करते हैं। यानी जहाँ पर क्या है, क्यों है, कैसे है, वो सब कुछ हम भूगोल में पढ़ते हैं। तो ये हुआ मोटे तौर पे कि हमें भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए। अगर हम बुकिश डेफिनेशन की बात करें कि भूगोल क्या है, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो भूगोल शब्द का प्रयोग सबसे पहले एक ग्रीक विद्वान ने, जिनका नाम इरेटोस्थनीज है, उनके द्वारा किया गया, और इन्हें ही हम भूगोल के पिता के नाम से जानते हैं। भूगोल शब्द है, इसकी उत्पत्ति ग्रीक लैंग्वेज के दो शब्दों जियो प्लस ग्रेफोस से हुई है। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्रेफोस का अर्थ होता है वर्णन करना। ज्योग्राफी इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी का वर्णन ही भूगोल है। अर्थात वह विज्ञान जिसमें पृथ्वी का वर्णन किया जाता है उसे हम भूगोल कहते हैं। इसको आप कई तरीके से
शब्दों में, सरल शब्दों में या अलग तरीके से बता सकते हो, पृथ्वी के ऊपर जितने भी कारक पाए जाते हैं, तत्व पाए जाते हैं, वो भूगोल है। भूगोल मानव और जो भौतिक कारक है उनके संबंधों का विज्ञान है। यानी भूगोल का केंद्र बिंदु जरूर पृथ्वी है, लेकिन उस पृथ्वी के अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो केंद्र जिसको ध्यान में रख करके हम तत्वों का अध्ययन करते हैं वो मानव है। तो भूगोल क्या है? भूगोल पृथ्वी का वर्णन है। पृथ्वी के ऊपर जितने भी कारक पाए जाते हैं, जितने भी तत्व पाए जाते हैं, उन सबको हम भूगोल में पढ़ते हैं। सबको, यस सबको। आप अपने आसपास देखिए, क्या दिखाई दे रहा है आपको? पेड़ पौधे आपको दिखाई दे रहे होंगे, आपको भवन दिखाई दे रहे हैं, आपको बाहर परिवहन के साधनों की आवाज़ भी आ रही होगी, आपको मिट्टी, जल, जो भी कारक दिखाई दे रहे हैं वो सब कुछ भूगोल में पढ़ते हैं। सब कुछ, यानी बहुत विस्तृत सब्जेक्ट है भूगोल। थोड़ा और जानते हैं भूगोल को, इसकी परिभाषाएं जानने का प्रयास करते हैं कि भूगोल की परिभाषाएं क्या है। भूगोल जैसे यहाँ पे दिया गया, व्हाट इज ज्योग्राफी? ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ द अर्थ, यानी हम पृथ्वी का अध्ययन करते हैं। तो भूगोल की कुछ परिभाषाएं हैं। मोंक हाउस ज्योग्राफर हुए हैं, उनके अनुसार भूगोल पृथ्वी तल के अध्ययन का विज्ञान है। यानी पृथ्वी तल के ऊपर जो कुछ भी पाया जाता है उसका अध्ययन भूगोल में किया जाता है। एमोल कांट जो जर्मन विद्वान हुए, उनके अनुसार भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जिसमें मानव निवास करता है, यानी मानव केंद्र में रहता है। यहाँ पर कार्ल रिटर, ये भी जर्मनी के भूगोलवेता हुए हैं, उनके अनुसार भूगोल में पृथ्वी तल का अध्ययन किया जाता है जो मानव का निवास स्थान है। हालांकि सभी की डेफिनेशन में कुछ शब्द इधर से उधर हो सकते हैं, कुछ वर्ड्स, लेकिन जो थीम निकलेगी वो यही है कि पृथ्वी का अध्ययन ही भूगोल है। तो हमने भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए, भूगोल है क्या और भूगोल की परिभाषाएं क्या है, ये सब कुछ हमने जाना, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि भूगोल है क्या उसको जाना, तभी आगे हम डिटेल में इसको डिस्कस कर पाते हैं। तो नेक्स्ट सेशन में हम कुछ और एस्पेक्ट्स लेकर के आएंगे कि भूगोल में, अभी तक तो हमने जाना कि भूगोल को क्यों पढ़ना है और क्या है भूगोल। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे क्या पढ़ेंगे भूगोल में। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। This is our second episode of class 11th Geography chapter number 1 Geography as a discipline, भूगोल एक विषय के रूप में। इस चैप्टर में हम समझ रहे हैं कि भूगोल एक विषय के रूप में है क्या, उसके वेरियस एस्पेक्ट्स को जानने की कोशिश कर रहे हैं। पिछला जो हमारा एपिसोड था उसमें हमने समझा, पढ़ा, जाना कि भूगोल का अध्ययन क्यों आवश्यक है। साथ ही साथ हमने बात की कि भूगोल क्या है, उसकी कुछ परिभाषाएं वो भी हमने पढ़ी और समझी। आज का जो हमारा एपिसोड है हम उसी कड़ी में आगे जाएंगे, थोड़ा और जानने का प्रयास करेंगे भूगोल को। पहला हम जानेंगे कि भूगोल की प्रकृति या विषय क्षेत्र क्या है, यानी हम क्या पढ़ने वाले हैं भूगोल में। काफ़ी हद तक इसका आइडिया हमें लग गया था जब हमने पढ़ा था कि भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए, लेकिन थोड़ा और जानेंगे, थोड़ा और कोशिश करेंगे उसको समझने की कि भूगोल में हम क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ने वाले हो आप। और उसके बाद हम बात करेंगे कि भूगोल कैसे अन्य विषयों से संबंधित है। भूगोल एक ऐसा विषय है जो काफ़ी ज़्यादा सोशल रहा है, काफ़ी सारे विषय हैं जिनसे जुड़ा रहा है, तो कैसे उनसे संबंधित है, प्राकृतिक विज्ञान या सामाजिक विज्ञानों से कौन से जुड़ा और कैसे जुड़ा, ये सब कुछ हम आज के एपिसोड में बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। सबसे पहले हम बात करेंगे भूगोल के अध्ययन या विषय क्षेत्र की, यानी भूगोल में क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ने वाले हो आप, कौन से टॉपिक रहेंगे, कैसे पढ़ोगे आप, ये सब कुछ भूगोल के विषय क्षेत्र या अध्ययन के द्वारा हम जानेंगे। भूगोल बाकी विषयों से अगर हम बात करें, बाकी जो विज्ञानों की हम बात करें, तो उनसे काफ़ी अलग है, और यही जो इसका अलग स्वरूप है, इसी कारण भूगोल कला का भी विषय माना जाता है और साइंस का, विज्ञान का भी विषय माना जाता है। बाकी विज्ञानों से अलग है, एक ही समय में यह अन्य विषयों से निकटता से संबंधित है, और इसी अलग होने के कारण इसका बहुत सारे सब्जेक्ट है जिनसे ये लिंक्ड है, काफ़ी सारे। बाकी अगर हम विषय की बात करें, हम इकोनॉमिक्स की बात करें, तो इकोनॉमिक्स जो एक्टिविटीज़ है वहाँ तक सीमित रहता है, इतिहास तक सीमित रहता है, समाज तक सीमित रहता है, तो वो उनका एक स्पेसिफिक एरिया होता है। लेकिन भूगोल का नहीं है। भूगोल प्राकृतिक विज्ञानों से संबंधित है क्योंकि हम प्राकृतिक तत्वों का अध्ययन करते हैं। ये मानव गतिविधियों से संबंधित है, यानी जो कुछ भी आप सामाजिक विज्ञानों में पढ़ते हो वो मानव गतिविधियां हैं, मानव से जुड़ी हुई है, और वो सारी गतिविधियां भूगोल से भी कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है।
भूगोल क्या है? पृथ्वी का वर्णन है। पृथ्वी के ऊपर जो कुछ भी हो रहा है वो भूगोल में है। और बाकी विज्ञान कहाँ अध्ययन करें? वो भी पृथ्वी के ऊपर ही है। कहीं एक तत्व, कारक या एलिमेंट है वो उन विज्ञानों से, उन सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है। तो ये उन सभी जो सब्जेक्ट है वो कहीं ना कहीं भूगोल से संबंधित जरूर है। कई बार बोल दिया जाता है कि भूगोल उधार का विषय है, सभी विषय, ऐसा नहीं है। भूगोल एक ऐसा विषय है जो सभी विषयों को आगे बढ़ने में सहायता देता है। भूगोल सिर्फ ये नहीं बताता कि पृथ्वी के ऊपर क्या है, घटनाओं का सिर्फ अध्ययन नहीं करता, बल्कि कारकों के साथ संबंधों का भी अध्ययन करता है कि विविधताओं के कारण क्या है जो इसे एक विज्ञान बनाते हैं, तार्किक बनाते हैं। वर्णन का विषय नहीं है, बल्कि यहां लॉजिकल सब्जेक्ट बन जाता है भूगोल। और एक और भी कारण है जो भूगोल को बाकी विज्ञानों से अलग करते हैं, वो है कारण कि भूगोल में दो भौतिक तत्व, दो तत्व होते हैं, दो कारक होते हैं। हम भौतिक कारकों का अध्ययन करते हैं जैसे मिट्टी, धरातल, नदियां, पर्वत, पठार, जल, ये भौतिक कारक हैं। और हम मानवीय कारकों का अध्ययन करते हैं, हम मानव का अध्ययन करते हैं, जनसंख्या का अध्ययन करते हैं, उद्योगों का, सड़कों का, ये सब कुछ मानवीय कारक है। दोनों ही चीज़ें गतिशील है। दोनों ही चीज़ें क्या है? गतिशील है। ये स्थैतिक नहीं है, इनमें लगातार परिवर्तन होता रहता है। बदलते समय के साथ ये बदलते रहते हैं। और पृथ्वी और जो मानव है वो कभी कभी सक्रिय मानव के बीच में जो क्रियाएं होती है उसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी में बदलाव आते हैं। ये पहला विषय है जिसमें बदलाव आता है। आपने H2O इक्वल वाटर आपने पढ़ा है। आज से 100 साल पहले भी H2O इक्वल वाटर था। मैंने पढ़ा तब भी यही था, आगे पढ़ोगे तब भी यही रहने वाला है। केमिस्ट्री या फिजिक्स में जो लॉ रहते हैं वो वही रहने वाले हैं, चेंज नहीं होने वाला है। और अगर कोई बदलाव आता है, नया रिसर्च होता है, तो बहुत धीमी गति से बदलाव आते हैं। लेकिन हम जो भूगोल में पढ़ रहे हैं, अब पढ़ रहे हैं, वो बदल चुका है। जो आपकी ज्योग्राफी, आप 12th क्लास में जाओगे तो काफ़ी सारे जो ह्यूमन फैक्टर्स दिए होंगे उनमें बदलाव आ चुका है, जो रिलेवेंट नहीं रहे हैं। जो मैंने पढ़ा वो आप अब अगर पढ़ोगे तो वो बदल चुका है, और जो आप पढ़ोगे वो कल बदल जाएगा। तो ये डायनेमिक सब्जेक्ट है, तो इसलिए भी ये बाकी विज्ञानों से अलग है। अगर हम बात करें भूगोल की तो इसमें मानव के संबंध है, उसको हम एक एग्जांपल लेकर के चल सकते हैं कि मानव है, जैसे उसमें भी बदलाव आए। अगर बदलाव आए तो इसका मतलब मानव, क्योंकि भूगोल का विषय है तो वहाँ पर बदलाव भूगोल में भी आया। आदि मानव की बात करें तो समाज में वो वातावरण पर निर्भर थे, वो प्रकृति के गुलाम थे। जैसा प्रकृति ने रखा वैसा रह लिए, जो खाने को दिया वो खा लिए, आसपास के वन्य जीवों का शिकार करते थे। लेकिन धीरे धीरे तकनीक का आविष्कार हुआ, स्पेशली इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद, औद्योगिक युग के बाद बदलाव शुरू हुआ और हमने शुरू कर दिया संसाधनों का दोहन करना। और हमने अपने क्षितिज का विस्तार किया, यानी मानव की अपनी सीमाएं थी उसका विस्तार किया। कुछ समस्याएं जरूर यहाँ पर आई है अति दोहन से रिलेटेड, लेकिन बदलाव जरूर आया है। कुछ सकारात्मक बदलाव है, कुछ नकारात्मक बदलाव भी है, लेकिन बदलाव आया। तो ये बदलाव भी हम अध्ययन करते हैं भूगोल में। तो ये तो बताया कि भूगोल है, वो है क्या कि उसमें बदलाव। ये तो मान लिया कि हमने भूगोल बाकी विषयों से अलग है और बाकी विषयों से को रिलेटेड है, लेकिन अभी भी एक कन्फ्यूज़न बना हुआ कि भूगोल में पढ़ते क्या हैं, भूगोल में पढ़ते क्या है। बहुत कुछ तो क्लियर हो गया, एक लाइन में क्लियर हो गया। भूगोल पृथ्वी का वर्णन है, यानी पृथ्वी के ऊपर जो भी पाया जाता है उनका वर्णन करते हैं। कौन से कारकों का? भौतिक कारकों का अध्ययन करते हैं, पर्वतों का, पठार का, मैदानों का, नदियों का, पेड़ पौधों का, वन्य जीवों का, मिट्टियों का, महासागरों का, इनका अध्ययन करते हैं। मानवीय कारकों का अध्ययन करते हैं, जो भी आपको दिखाई दे रहे हैं, सड़कों का, रेलवे का, उद्योगों का, आर्थिक क्रियाओं का, कृषि का, आवासों का, जनसंख्या का, ये मानवीय कारक है। इन सभी का अध्ययन करते हैं हम। लेकिन कैसे करते हैं, थोड़ा वो भी जान लेते हैं। तो भूगोल का विषय क्षेत्र है वो बहुत विस्तृत है। पृथ्वी भी है, उसमें मानव भी है, और जितने भी पृथ्वी और मानवीय कारक आपको भौतिक और मानवीय कारक याद आए, वो सभी के सभी किस में है? वो सभी के सभी भूगोल में है। भूगोल है, इनका अध्ययन जो करता है वो 3 जो क्वेश्चंस के सेट है उससे संबंधित है। 3 प्रकार के प्रश्न हैं, क्वेश्चंस है, उनके आंसर देने की कोशिश करता है। पहला है क्या। कुछ प्रश्न प्राकृतिक और सांस्कृतिक विशेषताओं के पैटर्न की पहचान से संबंधित है कि पृथ्वी की सतह पर क्या पाया जाता है।
यानी क्या पाया जाता है पृथ्वी की सतह के ऊपर? सब कुछ पाया जाता है। वो सब कुछ किस में पढ़ते हैं? भूगोल में पढ़ते हैं। यानी कि पहला जो क्वेश्चन जिसका आंसर देने की ज्योग्राफी कोशिश करता है वो है क्या, व्हाट। सेकंड है वेयर, कहाँ पाया जाता है। अब हमने पाया जाता है, मान लीजिए हमने बात की कोयले को, हमने ले लिया कोयल को, जो कोयले को ले लिया, कोल को ले लिया कि कोयला पाया जाता है। अब बात आएगी कि सेकंड आएगा कि कहाँ पाया जाता है, कि कुछ प्रश्न पृथ्वी की सतह पर प्राकृतिक और मानवीय सांस्कृतिक विशेषताओं के वितरण से संबंधित होते हैं, कि कहाँ पाया जाता है। अब कहाँ पाया जाता है तो उसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन बनता है वो ये कि क्यों पाया जाता है वहाँ पर, कि कहाँ पाया जाता है और उसके बाद क्यों पाया जाता है। यानी कि यहाँ पर हम स्पष्टीकरण देते हैं, हम कारणों को जानने का प्रयास करते हैं वैज्ञानिक तौर पर कि कोई वस्तु कहाँ पर पाई जाती है, कैसे पाई जाती है और क्यों पाई जाती है। तो ये 3 क्वेश्चनों का आंसर देने की कोशिश करते हैं भूगोल में। किससे संबंधित? पृथ्वी के बारे में, मानव के बारे में, भौतिक कारकों के बारे में। यही भूगोल का विषय क्षेत्र है। तो ये था भूगोल का विषय क्षेत्र क्या है। थोड़ा और हम जानने का प्रयास करते हैं भूगोल को। भूगोल एक एकीकृत विषय के रूप में, भूगोल एक सब्जेक्ट है लेकिन कोरिलेटेड है, इंटरलिंक्ड है बहुत सारे सब्जेक्ट से। कैसे, चलिए हम पता लगाते हैं। भूगोल एक एकीकृत विषय है। ये कई प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञानों से बहुत अच्छे तरीके से कह सकते हैं, बहुत नज़दीकी तरीके से संबंधित है। भूगोल न केवल स्थान से दूसरे स्थान पर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर होने वाले अंतरों पर ध्यान देता है, बल्कि इन्हें समग्र रूप से एकीकृत भी करता है जो अन्य स्थानों पर भिन्न हो सकते हैं। यानी एकीकृत हम भूगोल में अध्ययन करते हैं, कोई वस्तु कहाँ पाई जाती है। अब कहाँ पाई जाती है तो ये क्या हो गया, रीजनल स्टडी हो गई। जैसे कोयला कहाँ पाया जा रहा है या गेहूं की कृषि कहाँ कहाँ की जा रही है, हमने किया। फिर उसको एकीकृत भी करते हैं कि वहाँ और यहाँ में क्या संबंधता है, उनको आपस में संबंध भी स्थापित किया जाता है भूगोल के द्वारा। भूगोल यानी जो स्थान है उनका विज्ञान भी है, घटनाओं का विज्ञान भी है, इतिहास से भी जुड़ा हुआ है। ऐतिहासिक घटनाएं जो भी हम पढ़ते हैं उसको भूगोल प्रभावित करता है। अगर हम भूतकाल की बात करेंगे, जो पारंपरिक युद्ध होते थे तो उसमें बड़े जो आकार वाले देश थे, बड़े जिनका भौगोलिक आकार था, उनको कुछ लाभ प्राप्त होते थे। आज भी हम बात करें तो अंतरिक्ष का महत्व है उन बड़े आकार वाले देशों के लिए बढ़ गया है। तो अब अंतरिक्ष तक हम पहुंच गए। यानी भूगोल ऐतिहासिक जो घटनाएं थी, युद्ध थे, उनको प्रभावित किया भूगोल ने। भूगोलिक संसाधन, आपने मगध को पढ़ा होगा कि मगध शुरुआत से ही काफ़ी शक्तिशाली राज्य रहा है, इतिहास में पढ़ा होगा। क्यों रहा है? क्योंकि वहाँ पर खनिज मिलते थे। खनिज किसका विषय? भूगोल का विषय। तो भूगोल ऐतिहासिक घटनाओं से भी जुड़ा रहा है। हिमालय ने बड़ी बाधाओं के रूप में काम किया है, हमें सुरक्षा प्रदान की है। साथ ही साथ मध्य एशिया के जो प्रवासी और आक्रमणकारी है उनको मार्ग भी प्रदान किया है, जो पश्चिम की दिशा से या अफगानिस्तान की दिशा से आए हैं। तो ये इतिहास को किसने प्रभावित किया? ज्योग्राफी ने। इसी तरीके से जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है हमारी, समुद्री तट ने पूर्वी दक्षिण पूर्वी एशियाई, यूरोप और अफ्रीका के लोगों के साथ संपर्क को प्रोत्साहित किया। हमारा व्यापार जो था, या हमारी इकोनॉमिक्स की बात करें, कॉमर्स की बात करें, तो उसको भी प्रभावित किया है। तो ये कुछ एग्जाम्पल लेके बताने की कोशिश की है कि भूगोल विषय है एक, लेकिन बाकी जो विषय हैं उनको प्रभावित करता है। उनका पूरा का पूरा बाकी विषयों का जो ज्योग्राफिया है, वो ज्योग्राफिया भूगोल निश्चित करता है, कहीं ना कहीं उनको प्रभावित करता है। अब हम एक एक करके कुछ विषयों को लेते हैं, सब्जेक्ट को, और पता लगाते हैं कि कैसे उन सब्जेक्ट के साथ कोरिलेटेड है, इंटरलिंक्ड है ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी की 2 शाखाएं होती है। पहले मैं ये डिस्कस कर लूँ, भौतिक भूगोल और ह्यूमन ज्योग्राफी। भौतिक भूगोल और मानव भूगोल है, 2 शाखाएं मुख्य तौर पर। तीसरी जो शाखा है जिसके बारे में हम आगे डिस्कस भी करने वाले हैं वो है जीव भूगोल। जो भौतिक भूगोल है वो भौतिक तत्वों से संबंध रखती है। 11th क्लास में जितने भी चैप्टर आप पढ़ोगे वो भौतिक भूगोल के होंगे, वो सारे कंसेप्ट भौतिक भूगोल से जुड़े होंगे। भौतिक भूगोल है वो संबंधित होता है प्राकृतिक विज्ञानों से, नेचुरल साइंसेज से, जो आपने 10th में पढ़ के आए हो। आपने बायोलॉजी पढ़ा है, आपने फिजिक्स पढ़ा है, आपने केमिस्ट्री पढ़ा है, ये नेचुरल साइंसेज है। और जो आपने हिस्ट्री पढ़ा है, इकोनॉमिक्स पढ़ा है, आपने सिविक्स पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है, ये सोशल साइंसेज कहलाते हैं। तो इनसे सबसे पहले हम बात करें आपके साइंस विषय के, प्राकृतिक विज्ञानों की, कि वो कैसे ज्योग्राफी से संबंधित रहे हैं।
भौतिक भूगोल की सभी शाखाओं का प्राकृतिक विज्ञानों के साथ संबंध है। जैसे पारंपरिक भौतिक भूगोल भूविज्ञान, मौसम विज्ञान, जल विज्ञान, पेडोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ है। मौसम विज्ञान जो मौसम का विज्ञान है, अलग साइंस का सब्जेक्ट है, लेकिन हम यहाँ पर भी क्लाइमेटोलॉजी है, यहाँ पर भी हम भूगोल में भी किसका अध्ययन करते हैं? हम जलवायु का अध्ययन करते हैं, हम मौसम विज्ञान का अध्ययन करते हैं। जैसे भूविज्ञान है वो किससे जुड़ा हुआ है? धरातल से जुड़ा है। और जो ज्योमॉर्फोलॉजी है हमारा सब्जेक्ट, ज्योग्राफी की एक ब्रांच है, वो किसका अध्ययन करता है? वो भी भूविज्ञान का ही अध्ययन करता है। ऐसे ही जल विज्ञान है, यहाँ पर भी जल का अध्ययन किया जाता है भूगोल में। इसी तरीके से पेडोलॉजी है, जो मृदा विज्ञान है, उससे भी हमारा विज्ञान वो जुड़ा हुआ है, सॉइल ज्योग्राफी। तो इस प्रकार भूविज्ञान जो है, भूआकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान, मिट्टी विज्ञान है, इन सब से जुड़ा हुआ है। यानी प्राकृतिक विज्ञान की जो भी शाखाएं हैं वो भौतिक जो भूगोल है उससे जुड़ी हुई है, उनका अध्ययन यहाँ भी किया जाता है। तो उनसे हमारा करीब का नाता रहा है, भूगोल का करीब से नाता रहा है इनसे। जैव भूगोल है उसी तरीके से, जो एक नवीन शाखा अलग मानी जाती है भौतिक भूगोल से। वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान है, जो आप बॉटनी की बात करते हो, जूलॉजी की बात करते हो, जो सब्जेक्ट नेचुरल साइंसेस के, तो उनके साथ नज़दीकी से जुड़ा हुआ है। जो यहाँ पर अध्ययन किया जाता है वो सभी अध्ययन जैव भूगोल में भी होता है। इसी तरीके से हम जो कुछ नए सब्जेक्ट हैं, कार्टोग्राफिक है या क्वांटिटेटिव टेक्निक है, जो मानचित्र कला है, उनकी अगर बात करें तो ये मैथ से भी जुड़े हुए हैं, वो सांख्यिकी से भी जुड़े हैं, अकाउंटेंसी से भी जुड़े हैं, अर्थमिति से भी जुड़े हैं। यानी ऐसा कोई विषय नहीं है जिनसे भूगोल का संबंध ना हो। यहाँ एक डायग्राम है, आपको अगर ये डायग्राम कुछ हद तक कर पाओ तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आपके लिए एक्सप्लेन करना बाद में अगर एक एक दो लाइनें भी लिखोगे तो आपका पूरा कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट दिए गए हैं और फिर ये बताया गया कि ये सब्जेक्ट ज्योग्राफी में कैसे अध्ययन किया जाता है और एज ए साइंस, एज ए प्योर सब्जेक्ट क्या है ये। जैसे जियोलॉजी है, किसका विज्ञान है? भूगर्भ का विज्ञान है, धरती का विज्ञान है। और ज्योग्राफी में कहाँ पढ़ते हैं? यहाँ पे जियोमॉर्फोलॉजी एक सब्जेक्ट होता है, उसमें भी वही पढ़ते हैं। यानी जियोलॉजी और जियोमॉर्फोलॉजी क्या है? संबंधित है। ऐसी मेट्रोलॉजी, मौसम विज्ञान है एक सब्जेक्ट, और यहाँ पर होता है क्लाइमेटोलॉजी, जलवायु विज्ञान, जलवायु भूगोल। तो यहाँ ये भी कोरिलेटेड है, यानी कि जो चीज़ें मौसम विज्ञान में अध्ययन किया जाता है वही यहाँ पर भी हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी में, तो इससे भी संबंधित है। ऐसे ही मरीन साइंस है, जो समुद्र विज्ञान है, मरीन ज्योग्राफी यहाँ पर होता है। यहाँ पे बायोलॉजी होता है, जो 10th में पढ़ के आए हो। हमारे यहाँ पे होता है ज्योग्राफी में बायो ज्योग्राफी, उन्हीं कारकों का, उन्हीं तत्वों का अध्ययन हम बायो ज्योग्राफी में करते हैं। हालांकि थोड़ा सा डिफरेंस ये आता है कि यहाँ पर हम क्या, क्यों और कहाँ का अध्ययन करते हैं। हो सकता है हम उतने डीपली ना जाएं, लेकिन संबंध जरूर है, काफ़ी हद तक संबंध है। हम सामाजिक विज्ञानों की बात करें तो पॉलिटिकल साइंस अलग सब्जेक्ट है और पॉलिटिकल ज्योग्राफी की एक ब्रांच है। साइकोलॉजी एक अलग सब्जेक्ट है, बिहेवियरल ज्योग्राफी है, वो ज्योग्राफी की एक ब्रांच है। यानी जो साइकोलॉजी में पढ़ा जाता है काफ़ी हद तक वही, ऐसा ही कुछ कंसेप्ट है हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। पॉपुलेशन ज्योग्राफी में हम पॉपुलेशन का अध्ययन करते हैं। और डेमोग्राफी, जनसांख्यिकी एक अलग सब्जेक्ट भी आता है। यानी जो डेमोग्राफी में पढ़ेंगे वही हम पॉपुलेशन ज्योग्राफी में पढ़ने वाले हैं। 12th क्लास में हम ज्योग्राफी में काफ़ी हद तक जनसंख्या के बारे में जानेंगे और बहुत कुछ पढ़ लेंगे वहाँ पर। कल्चरल ज्योग्राफी, जिसमें हम संस्कृति की बात करते हैं, समाज से जुड़ी हुई कुछ जो सांस्कृतिक विशेषताएं उनका अध्ययन करते हैं। जो एंथ्रोपोलॉजी और सोशलॉजी, उसमें भी यही अध्ययन किया जाता है, तो उनसे भी जुड़ा हुआ है। मेडिकल ज्योग्राफी और हेल्थ साइंस है, इनका भी नज़दीकी संबंध है। हम यहाँ पर प्राकृतिक कौन कौन से पादप पाए जाते हैं जिनका औषधीय गुण है या उनका उपयोग किया जाता है, वो हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। और हेल्थ साइंस क्या है? हेल्थ साइंस भी तो हमारे स्वास्थ्य से रिलेटेड है और ज्योग्राफी भी उसी की बात कर रहा है। ऐसे ही आप इकोनॉमिक ज्योग्राफी, हम इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करते हैं। आपने 10th क्लास में पढ़ के आए हो, अभी आपने इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ा, आपने पढ़ा ट्रांसपोर्ट के बारे में, आपने टूरिज़्म के बारे में पढ़ा, आपने एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा। ये क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, लाभ के लिए करते हैं। इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ते हैं? इकोनॉमिक्स में भी यही पढ़ते हैं। तो इकोनॉमिक्स से भी ये सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है। हिस्टोरिकल ज्योग्राफी में हम जो भी तत्वों का कारक हैं उनका विकास कैसे हुआ,
कैसे भौगोलिक गतिविधियों ने कुछ जो मानव विकास है उसको प्रभावित किया, उन घटनाओं को प्रभावित किया। इतिहास में क्या पढ़ते हैं? जो पास्ट में हुआ, और जो पास्ट में हुआ उसको भूगोल ने प्रभावित किया है। तो ये सब कुछ सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट है वो कहीं ना कहीं ज्योग्राफी से कोरिलेटेड है, उससे इंटररिलेटेड है। तो ये आपको एक डायग्राम बनाना है जिसके द्वारा बताना, आपके लिए समझाना, लिखना, डिस्क्राइब करना इजी हो जाएगा। तो ये हमने बात की प्राकृतिक विज्ञानों की, और यहाँ पर हमने बात कर ली है सामाजिक विज्ञानों की। लेकिन थोड़ा और डिटेल में जाते हैं सामाजिक विज्ञानों के बारे में कि कैसे भूगोल सामाजिक विज्ञानों से भी संबंधित है। भूगोल की जो मानव भूगोल शाखा है वो सामाजिक विज्ञानों से संबंधित है। सभी सामाजिक विज्ञान विषयों जैसे समाजशास्त्र है, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, जनसांख्यिकी, ये सामाजिक वास्तविकता के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करते हैं। और भूगोल में भी हम इन्हीं कारकों का अध्ययन करते हैं, क्योंकि भूगोल के केंद्र में जो मानव भूगोल शाखा होती है उसके केंद्र में होता है मानव को ध्यान में रख करके, मानव के चश्मे से हम बाकी सारी चीज़ें देखते हैं। अब जैसे देखिए, आप एक सब्जेक्ट हम ले रहे हैं नागरिक शास्त्र, सिविक्स जिसे बोलते हो। सिविक्स होता है आपके पास 8th क्लास तक, जब 9th में जाते हो तो आपके पास पॉलिटिकल साइंस आ जाता है। तो ये पॉलिटिकल साइंस आप लगा लीजिए कि पॉलिटिकल साइंस से ज्योग्राफी कैसे संबंधित है। राजनीतिक विज्ञान का मुख्य जो विषय होता है वो होता है लोग, संप्रभुता, राज्य, ये सब कुछ होता है। राजनीतिक भूगोल है वो राज्य के अध्ययन के साथ साथ लोग और उनके राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन में भी रुचि रखता है। यानी कितना का डिफरेंस हुआ, यानी वही विषय क्षेत्र यहाँ पर भी रहता है। ऐसे ही भूगोल और अर्थशास्त्र की अभी हमने एग्जाम्पल दिया था। आपने 10th क्लास में जो पढ़ा, क्या पढ़ा आपने? जो अर्थशास्त्र में पढ़ा, और जो पढ़ेंगे जिन बच्चों ने इकोनॉमिक्स लिया तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है? वो एक्टिविटीज जिनसे हमें कोई लाभ प्राप्त हो, अर्निंग हो, प्रॉफिट हो, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है। यानी एक ही काम आप कर रहे हो, अगर उससे आपको लाभ मिल रहा है तो वो आर्थिक गतिविधि है, और अगर लाभ नहीं मिल रहा तो अनार्थिक है। हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आपके मदर कुकिंग करते हैं घर पे, आप उनको पेमेंट देते हो ना, सुबह का खाना खाया आपने, उनको दिए होंगे रुपए, क्या कहा? नहीं देते, मतलब आप खाना खा रहे हो, उनको पेमेंट नहीं दे रहे हो। अब वो काम कर रहे हैं, सेम वही काम कुक या शेफ करते हैं होटल्स में, उनको पेमेंट मिलती है। तो वो उस काम की जहाँ पेमेंट मिली वो आर्थिक गतिविधि, और जहाँ नहीं मिल रही वो अनार्थिक गतिविधि। तो वो सब कुछ हम किस में पढ़ते हैं? इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स किससे? उत्पादन, वितरण, व्यापार से संबंधित है, उनसे संबंधित है। भूगोल में क्या है? भूगोल में भी हम उत्पादन की भी बात करते हैं, कितना प्रोडक्शन हुआ। एग्रीकल्चर चैप्टर में हमने पढ़ा था, 10th क्लास में पढ़ के आए हो ना आप। एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन की बात की हमने बात की वितरण की, कौन सा राज्य है, कहाँ पर, जैसे वीट है, या हम पेडी की बात करें, हमने टी, कॉफ़ी, सब के बारे में पढ़ा। और हम व्यापार के बारे में भी पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं वहाँ पर डिमांड के बारे में पढ़ते हैं, और वही सब कुछ इकोनॉमिक्स में पढ़ा जाता है। तो ये 2 एग्जाम्पल लिया, आप एक हिस्ट्री का और एग्जाम्पल लेके बता सकते हो। तो आपको 3 सब्जेक्ट यहाँ पे लेने हैं, और 3 सब्जेक्ट आपको जो नेचुरल साइंस के लेने हैं, और उनमें संबंध बताना है कि हम क्या वहाँ पर पढ़ते हैं और क्या ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, और कैसे ये एक दूसरे से संबंधित है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। हमने 2 चीज़ें डिस्कस की है कि भूगोल में हम क्या पढ़ते हैं, एक ही लाइन में आ जाता है। विषय क्षेत्र की बात की थी, भूगोल पृथ्वी का विज्ञान है। फिर कैसे पढ़ते हैं? 3 प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करते हैं, क्या, कहाँ और क्यों। फिर बात की हमने कि भूगोल कैसे बाकी विषयों से संबंधित है। तो आपको 2 भागों में बांटना है, प्राकृतिक विज्ञान के साथ संबंध, और बाद में बताना आपको जो सामाजिक विज्ञान है उनके साथ कैसे संबंध है। ओके, डायग्राम के बिना ज्योग्राफी नहीं चलती है। ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है वो डायग्राम का सब्जेक्ट है। आपका हर क्वेश्चन है उसमें फ्लो डायग्राम हो, अगर कहीं पे डायग्राम नहीं बन रहा तो वहाँ फ्लो डायग्राम बन सकता है। तो डायग्राम है वो आपको साथ लेकर के चलने हैं, साथ बनाना है। अगर आपको कंपटीशन एग्जाम की भी आप तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप डायग्राम के साथ चलें। और फिजिकल ज्योग्राफी तो सब्जेक्ट ही ऐसा है, हर टॉपिक के साथ एक डायग्राम जुड़ा रहेगा। तो आज के सेशन में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आपको अगर लग रहा है कि हम अच्छा जा रहे हैं, सब कुछ आपकी तैयारी अच्छी हो रही है, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। This is our third and the last episode of class 11th geography chapter number 1, geography as a discipline।
भूगोल एक विषय के रूप में। अभी तक जो 2 एपिसोड हुए उसमें हमने डिस्कस किया भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए, भूगोल को पढ़ने की क्या आवश्यकता है, और हमने बात की भूगोल है क्या, और साथ ही साथ हमने समझा कि भूगोल उसकी परिभाषाएं क्या है। विभिन्न जो विद्वान हुए हैं उन्होंने कैसे भूगोल को परिभाषित किया, ये सब कुछ हम पहले एपिसोड में पढ़ चुके हैं। जो प्रीवियस एपिसोड था उसमें हमने भूगोल को थोड़ा और जाना। हमने बात की कि भूगोल में क्या पढ़ेंगे, कौन सा इसका विषय क्षेत्र रहेगा, कौन से टॉपिक कंसेप्ट रहेंगे जो हम भूगोल में पढ़ते हैं और कैसे पढ़ते हैं, कौन से 3 क्वेश्चन हैं जो भूगोल में जिनका आंसर देने का प्रयास किया जाता है। साथ ही साथ हमने बात की कि भूगोल कैसे सोशल साइंसेज से और नेचुरल साइंसेज हैं उनसे संबंधित रहा है। तो ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा एपिसोड रहेगा उसमें हम भूगोल के बारे में थोड़ा और जानने का प्रयास करेंगे। आज हम पढ़ेंगे भूगोल की मुख्य शाखाएं कौन सी होती हैं। शाखाएं जैसे बैंक की शाखाएं आपने पढ़ा देखा है, गए भी होंगे। पेड़ की शाखाएं होती है, भूगोल की भी शाखाएं होती है, कौन सी होती है ये हम पढ़ेंगे। और उसके बाद हम लास्ट में बात करने वाले हैं कि भौतिक भूगोल है उसकी इंपॉर्टेंस या महत्व क्या है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। सबसे पहले हम बात करेंगे भूगोल की शाखाओं की। भूगोल को हम कई शाखाओं में उसके अध्ययन क्षेत्र या विषय वस्तु के आधार पर बांट सकते हैं। व्यवस्थित तरीके से बांट सकते हैं, दूसरा प्रादेशिक तरीके से। जो व्यवस्थित तरीके से है ये मुख्य शाखाएं होती है भूगोल की। चलिए हम शुरुआत करते हैं। भूगोल को हम मुख्य रूप से 3 भागों में 3 शाखाओं में बांट सकते हैं, भौतिक भूगोल, मानव भूगोल और जैव भूगोल में। इन 3 शाखाओं को आगे हम कई उप शाखाओं में भी विभाजित कर सकते हैं। चलिए थोड़ा और जानते हैं, एक एक करके इनको समझने का प्रयास करते हैं इन शाखाओं को। सबसे पहले हम बात करेंगे भौतिक भूगोल की। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो और जैसा कि आपको इतना तो पता भी होगा कि फिजिकल ज्योग्राफी है वो फिजिकल फीचर से रिलेटेड है। भौतिक भूगोल भूगोल की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत पृथ्वी के भौतिक तत्वों का, भौतिक तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। इसमें स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल इनका अध्ययन करते हैं हम। यानी आसपास आपके भौतिक तत्व, बहुत सारे भौतिक तत्व दिखाई देते होंगे। जल, आपके आसपास मिट्टी, वायु, पर्वत, पठार, मैदान, अपर्दन, अपक्षय, महासागर, सागर, झीलें, नदियाँ, ये सारे भौतिक तत्व हैं। जो 11th क्लास में जितने भी टॉपिक आप पढ़ोगे वो सारे कौन से हैं, फिजिकल एलिमेंट्स होंगे। यानी फिजिकल जो कारक हैं, फिजिकल फैक्टर्स हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे हम 11th क्लास में। तो जो भौतिक तत्व हैं उनका अध्ययन किस में करते हैं हम, भौतिक भूगोल में करते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी में करते हैं। जिन कारकों का अध्ययन किया जाता है उसके आधार पर इसकी भौतिक भूगोल है उसकी कुछ उप शाखाएं हैं। इनमें से कुछ एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिए, जैसे भू आकृति विज्ञान है जो भू आकृतियों के बारे में पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल इत्यादि के अध्ययन करते हैं। जलवायु विज्ञान है, ये जलवायु का अध्ययन करती है। समुद्र विज्ञान है, ये समुद्र का अध्ययन करती है। मृदा विज्ञान जो मृदा भूगोल है ये किसका अध्ययन किया जाता है, इसमें मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। तो ये भूगोल की, भौतिक भूगोल की उप शाखाएं हैं। अब हम बात करेंगे मानव भूगोल की। जो दूसरी प्रमुख शाखा है वो है मानव भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी। मानव भूगोल 2 शब्दों से मिलकर बना है, मानव और भूगोल। यानी कि ये भौगोलिक कारकों में से जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है वो है मानव। मानव को केंद्र में रख करके यहाँ अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल भूगोल की वह शाखा है जिसके अंतर्गत मनुष्य और उसके पर्यावरण के मध्य संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यानी यहाँ पर केंद्र बिंदु जो रहता है वो मानव रहता है। मानवीय कारकों का अध्ययन किया जाता है। 12th क्लास की आपकी जो ज्योग्राफी रहेगी उसमें हम ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं। हम वहाँ शुरुआत करेंगे जनसंख्या से। जनसंख्या संगठन क्या होता है, मानव विकास क्या होता है, प्राथमिक क्रियाएं कौन सी होती है, द्वितीय क्रियाएं कौन सी होती है, तृतीय कौन सी होती है, चतुर्थ कौन सी होती है, पंचमक कौन सी होती है, बस पंचमक तक ही। उसके बाद हम मानव आवास की बात करेंगे, अधिवास की बात करेंगे, व्यापार की बात करेंगे, हम रोडवेज की बात करेंगे, हम सड़कों के साथ साथ हम रेलवेज की बात करेंगे, वायु परिवहन की बात करेंगे, कृषि की बात करें। यानी हमारे आसपास के जो मानवीय कारक है वो सब कुछ मानव भूगोल में पढ़ा जाता है। मानव भूगोल की भी कुछ शाखाएं हैं, बहुत सारी शाखाएं हैं। कुछ शाखाएं यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे आर्थिक भूगोल है, मानव भूगोल की शाखा है, जनसंख्या भूगोल, अधिवास भूगोल,
ऐतिहासिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, जो अन्य सामाजिक विज्ञान है उनसे संबंधित है, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में डिस्कस किया था। तो ये है मानव भूगोल की शाखाएं। उसके बाद जो तीसरी प्रमुख शाखा आती है वो है बायोजियोग्राफी या बायोग्राफी, इसको बायोजियोग्राफी इसको हम बोलेंगे, जीव भूगोल की हम बात करेंगे। यहाँ पे बायोग्राफी इसको लिख दिया गया है, बायोजियोग्राफी होगा ये। जीव भूगोल नाम से ही पता चल रहा है, बायोजियोग्राफी जो होती है उसमें हम जैविक तत्वों का अध्ययन करते हैं। इसमें हम जैविक जगत का अध्ययन किया जाता है और इसे अब एक अलग शाखा के तौर पर मान्यता मिल गई है। इसमें हम अध्ययन करते हैं पेड़ पौधों का, इसमें हम अध्ययन करते हैं वन्य जीवों का, इसमें हम अध्ययन करते हैं पर्यावरण का, और इसी आधार पर इनकी कुछ शाखाएं हैं। तो जो जीव भूगोल है उसकी शाखाएं हैं पादप भूगोल, जंतु भूगोल, पर्यावरण भूगोल या पारिस्थितिकी तंत्र या फिर इको जियोग्राफी भी से हम बोल सकते हैं। तो ये जीव भूगोल की शाखाएं हैं। तो यहाँ पर हमें मुख्य तौर पे याद रखना है कि व्यवस्थित तौर पर हम सिस्टमेटिक ज्योग्राफी की बात करें तो सिस्टमेटिक ज्योग्राफी के तौर पर भौतिक जो भूगोल है, भूगोल की 3 शाखाएं होती है, भौतिक भूगोल, मानव भूगोल और जीव भूगोल। दूसरा आता है रीजनल ज्योग्राफी के बेस पर भी भूगोल की कुछ शाखाएं होती है। अब यहाँ पे आप ये सोच रहे हो कि ये सिस्टमेटिक ज्योग्राफी, रीजनल ज्योग्राफी ये कहाँ से आ गया। तो जो रीजनल और सिस्टमेटिक ज्योग्राफी होती है, सिस्टमेटिक ज्योग्राफी को थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। सिस्टमेटिक ज्योग्राफी भूगोल के अध्ययन का एक तरीका होता है। ओके, इसमें क्या करते हैं, हम किसी एक कारक को लेते हैं, एक तत्व को लेते हैं, ओके, और उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। ओके, जैसे हमने जनसंख्या को ले लिया तो हम जनसंख्या को समझेंगे, जनसंख्या क्या होती है, उसके संगठन को समझेंगे, ये सब कुछ हम सिस्टमेटिक ज्योग्राफी में करते हैं। दूसरा जो रीजनल ज्योग्राफी होती है, उस जो प्रादेशिक भूगोल करते हैं, उसमें हम प्राकृतिक जो प्रदेश होते हैं उसका अध्ययन करते हैं। जैसे हमने हिमालय ले लिया तो हम हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। तो मुख्य तौर पर हम भूगोल में सिस्टमेटिक और रीजनल 2 अप्रोच लगाते हैं, 2 तरीके से पढ़ते हैं। अब जो सिस्टमेटिक उसको टॉपिकल ज्योग्राफी बोलते हैं, क्योंकि हम एक टॉपिक लेते हैं। कोयला ले लिया हमने, तो कोयला कैसे बना, क्या काम का होता है, कितने प्रकार का होता है, कहाँ पाया जाता है, वो सब कुछ पढ़ेंगे। तो वो क्या है, सिस्टमेटिक ज्योग्राफी है। तो सिस्टमेटिक वैसे कितनी ब्रांचेज हो गई ज्योग्राफी की, फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी और जीव भूगोल हो गया, बायोजियोग्राफी। अब हम बात करेंगे कि रीजनल वे से भी क्या भूगोल की कुछ शाखाएं होती है। जी हाँ, कुछ शाखाएं होती है। तो जो क्षेत्रीय या प्रादेशिक दृष्टिकोण है उसके आधार पर भूगोल की कुछ शाखाएं हो सकती है, क्योंकि प्रादेशिक भूगोल में तो एक चीज़ क्लियर है, वहाँ पे कारक मैटर नहीं करते, वहाँ प्रदेश मैटर कर रहा है, प्राकृतिक प्रदेश। तो उस आधार पे इनकी सिंपल कुछ शाखाएं होती है, जैसे रीजनल स्टडीज़ हो सकती है, क्षेत्रीय जो प्रदेश लिया उसका अध्ययन करेंगे हम। रीजनल प्लानिंग हो सकती है, अध्ययन करने के बाद प्लानिंग की अगर योजना, तो रीजनल प्लानिंग भी इसी की शाखा आ जाती है। रीजनल डेवलपमेंट हो सकता है, प्लानिंग और डेवलपमेंट दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। रीजनल एनालिसिस यानी क्षेत्रीय विश्लेषण भी हो सकता है। तो ये जब हम प्रादेशिक आधार पर अगर अध्ययन करें तब ये 4 शाखाएं हो सकती है। तो ये था भूगोल की प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी होती है। तो ये भी जानना जरूरी था भूगोल को अच्छे से समझने के लिए। और यहाँ हम कौन सा पढ़ेंगे 11th क्लास में, ह्यूमन ज्योग्राफी या फिर फिजिकल ज्योग्राफी, कौन सा पढ़ेंगे। हम यहाँ पढ़ने वाले हैं फिजिकल ज्योग्राफी। और 12th क्लास में हम पढ़ेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बात करेंगे भौतिक भूगोल, जो हम 11th क्लास में पढ़ने वाले हैं, उसकी इंपॉर्टेंस या महत्व या उपयोगिता क्या है। भौतिक भूगोल में हम भौतिक कारकों का अध्ययन करते हैं, स्थल मंडल का अध्ययन करते हैं। स्थल मंडल में हम लैंड फॉर्म्स, ड्रेनेज, राहत, फिजियोग्राफी सब कुछ पढ़ते हैं हम। 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, 2nd चैप्टर आपने पढ़ा था, पर्वत पठार मैदान पढ़ा था। आपने 3rd चैप्टर नदियाँ पढ़ी थी। उसके बाद 4th चैप्टर आपने पढ़ा था जलवायु, वनस्पति, मिट्टी, वो सभी भौतिक भूगोल ही था। और ये जो सारे मैंने अभी बताया कि 9th में पढ़ा, ये आप जो बी पार्ट है आपके 11th क्लास में उसमें पढ़ने वाले हो। तो ये स्थल मंडल का अध्ययन किया जाता है भौतिक भूगोल में। वायुमंडल का अध्ययन किया जाता है, इसकी संरचना, साथ ही साथ संगठन, तत्व, मौसम, जलवायु, तापमान, दबाव, हवाएं, वर्षा, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे वायुमंडल के तहत। यानी कि ये भी भौतिक भूगोल का हिस्सा है, भौतिक भूगोल का तत्व है, इसका अध्ययन किया जाता है भौतिक भूगोल में। तीसरा जो हम अध्ययन करते हैं वो करते हैं महासागर,
जलमंडल का, महासागर, समुद्र, झील, जल क्षेत्र, उसके बारे में, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण कारक है। तो हम स्थल मंडल, वायुमंडल और जलमंडल तीनों का अध्ययन करते हैं। साथ ही साथ जो जीवमंडल है, जीवमंडल हालांकि इसको एक नई शाखा के तौर पर विकसित किया गया है, मान्यता दे दी गई, लेकिन फिर भी ये भौतिक भूगोल का एक हिस्सा माना जाता है। तो जीवमंडल या बायोस्फीयर की बात करें तो वहाँ पर हम मानव रूपों, मैक्रोजीव या उनकी खाद्य श्रृंखला है या पारिस्थितिक जो मापदंड है, पारिस्थितिक संतुलन है, उनका अध्ययन करते हैं। यहाँ पर भी हमारे 2 चैप्टर है वो इसी से रिलेटेड रहेंगे, बायोस्फीयर से रिलेटेड रहेंगे। तो वो सब कुछ भी हम भौतिक भूगोल में अध्ययन करते हैं। तो ये क्या पढ़ते हैं हम भौतिक भूगोल में? इन्हीं कारकों में से कुछ जो कारक हैं, कुछ का नाम भी यहाँ पे नहीं आया एग्जाम्पल के तौर पे, हम उन सब के बारे में जानने वाले हैं इस भौतिक भूगोल में। तो ये पढ़ा जाता है। अब ये कि ये सब कुछ हम पढ़ रहे हैं तो क्या इतना इम्पोर्टेंट है, कैसे हमारे लिए महत्वपूर्ण है? तो चलिए थोड़ा और जानते हैं। सतलाकृति जिसका हम अध्ययन करते हैं, कृषि, उद्योग, परिवहन, संचार, बस्तियों, उनके लिए आधार प्रदान करती है। सतलाकृति वो मैदानी भाग है या पर्वतीय भाग है या पठारी भाग है, मरुस्थलीय भाग है, वो वहाँ मानव विकास को प्रभावित करती है। जनसंख्या मैदानी भागों में अधिक पाई जाती है। मैदानी भाग होते हैं, समतल होते हैं, वहाँ पर कृषि अच्छी अवस्था में होती है जो जीवन का आधार है। यही कारण है पर्वतीय भागों में या मरुस्थलीय भागों में जनसंख्या कम निवास करती है। तो ये हमसे संबंधित है सतलाकृति। अगर हमें सतलाकृति का अध्ययन करेंगे तो हम मानव के लिए कौन सा इलाका क्यों बेहतर है, ये सब कुछ हम समझने का प्रयास करते हैं। इसी तरीके से पर्वत है, उनका अपना महत्व होता है, नदियों के स्रोत होते हैं, वन क्षेत्र वहाँ पर पाए जाते हैं, पर्यटकों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। और जो जल का स्रोत है, कृषि जो मैदानी भाग में की जा रही है, तो वो जल भी वहीं से प्रदान होता है, वहीं से प्राप्त होता है। लोगों के फसल पैटर्न, पशुधन, भोजन, कपड़े, इन सब पर जलवायु का प्रभाव पड़ता है। तो जलवायु को समझना इसलिए ज़रूरी है कि हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो पहनावा है, हमारा जो खाना है, हमारी जो कृषि है, वो ऐसी क्यों है। हम सर्दियों में गेहूँ क्यों बोते हैं, हम गर्मियों में क्यों नहीं बोते। हम धान की फसल वो हम गर्मियों में क्यों बोते हैं, सर्दियों में क्यों नहीं बोते, उसको क्या चाहिए। तो ये हम जलवायु को समझेंगे, कहाँ पर हमारे यहाँ पर मक्का की फसल हो रही है या दूसरी जगह पर कौन सी फसल हो रही है, बाजरा यहाँ क्यों हो रहा है। तो ये जो आर्थिक गतिविधियाँ या फसलों का पैटर्न है, या फिर हम यहाँ गर्मियों में ऐसे कपड़े क्यों पहन रहे हैं, तो वो समझना है। तो वो समझेंगे कैसे, जब हम भौतिक भूगोल का अध्ययन करेंगे, क्योंकि जलवायु है वो भौतिक भूगोल का विषय क्षेत्र है। इसी तरीके से जंगल है, मिट्टी, तापमान, वर्षा, इनका प्रभाव पड़ता है किसके ऊपर, वनों के ऊपर। अब वन कहाँ पर क्यों पाए जाते हैं ऐसे, भारत में जैव विविधता इतनी अधिक क्यों है, क्योंकि यहाँ पर मिट्टी, तापमान और वर्षा, इनको समझना पड़ेगा हमें, कहाँ पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो ये आसपास के जो भौतिक तत्व हैं उनको अगर हमें समझना है तो हमें भौतिक भूगोल को पढ़ना पड़ेगा, हम ज़्यादा लॉजिकल हो पाएंगे। इसी तरीके से महासागर हैं, उनका अध्ययन करते हैं तो भोजन, जल परिवहन का महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं, जलवायु को भी प्रभावित करते हैं, हाइड्रोलॉजिकल जो साइकिल है उसको भी प्रभावित करते हैं, जल चक्र को। तो ये भी हम जान पाएंगे। आप अब जैसे वेट कर रहे होंगे कि मानसून आएगा इंडिया में। अब मानसून केरला से क्यों आ रहा है, अच्छा ये दिल्ली में पहुंच जाता है, उसके बाद हरियाणा, पंजाब या फिर राजस्थान में आता है 24 घंटे के बाद। क्यों, हम क्यों कहते हैं कि यूपी पहुंच गया अब यहाँ आने वाला है, उस साइड से क्यों आता है, कोई हाईवे बना हुआ है। और ये मानसून जो रेनफॉल होती है, तो ये रेनफॉल यहाँ अभी क्यों हो रही है, कभी कभी मानसून है वो तेज़ आता है, कभी कम आता है, क्यों आता है। अब ये अगर हमें पढ़ना है, समझना है, तो हमें भौतिक भूगोल पढ़ना पड़ेगा। हर चीज़ के पीछे यहाँ लॉजिक होता है। कई चीज़ें हैं जो हम पढ़ते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, हमें लगता है कि लॉजिकल है। जैसे बड़े बुजुर्ग हैं आपके घर में कहते हैं कि पूर्वाई यानी कि पूर्वी दिशा से पवन है वो चलनी शुरू होगी, बारिश होगी। लॉजिक है उसके पीछे, वो लॉजिक क्या है, ये ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल हमें बताएगा। कई बार आपको सुना होगा कि घर वाले बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा आज तो गर्मी है, हवा भी नहीं चल रही, बारिश होगी, शाम को बारिश हो जाती है। वो कौन सी बारिश होती है, लॉजिक होता है उसके पीछे। तो वो लॉजिक क्या है इन भौतिक कारकों के पीछे, उन तत्वों के पीछे जो हमें प्रभावित करते हैं, वो सब कुछ हमें भौतिक भूगोल बताएगा। आपको अगर जानना है तो आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, हम बहुत अच्छे तरीके से अध्ययन करने वाले पूरी ज्योग्राफी का। और दूसरी चीज़, अगर आप यूपीएससी के लिए या फिर कहीं पर भी
अपने करियर को आगे लेके जाना चाहते हो तो हम बहुत डीपली अध्ययन करेंगे पूरी ज्योग्राफी का हमारे इस चैनल के माध्यम से। हम यहाँ पे सिर्फ फैक्ट्स की बात नहीं करेंगे कि बुक में क्या दिया गया है, लेकिन क्यों दिया गया है, कैसे उसको डिटेल से एक्सप्लेन किया जाएगा। तो हमारे थोड़े एपिसोड लेंथी ज़रूर होंगे, लेकिन आपको कंसेप्ट है वो बेहतर तरीके से समझ में आएंगे। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको सभी कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको हमारे कंसेप्ट, हमारा मेथड, हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।